नमस्ते दोस्तों। 12 दिसंबर 2024 की डेली करंट अफेयर वाली क्लास की रिवीजन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है कि अगर आप अभी एंजॉय करते हैं, अगर आप अभी स्ट्रगल करते हैं, तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आपकी एंजॉय की टाइम रहेगा। और अगर आप अभी एंजॉय करते हैं, तो बाद में जो रहेगा वो आपको रहेगा मुश्किल के दौर रहेगा। यही मोटिवेशन लाइन है। चलिए, पहला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन निकल करके आती है वो आती है दोस्त की, यहाँ देखिए, मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो मोहम्मद मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आपको पता होगा कि अंतरिम प्रधानमंत्री जो होती है, जो कुछ टाइम के लिए, यानी कि जस्ट उसको जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो आपका मोहम्मद अल बशीर जो है वो आपका किस देश की, सीरिया की जो है वो आपका प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। मोहम्मद अल बशीर को कथित तौर पर सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। आपको पता है कि अभी सीरिया की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। सीरिया में अभी विद्रोह हो रखा है। तो उस वहां के जो बशर अल असर के सत्ता से हटाने के लिए यह नियुक्त किया गया, मतलब उसको हटाने के लिए जो, वो आपको पता है कि सीरिया के प्रधानमंत्री जो थे बशर अल असद, वो जो है वो आपका सत्ता छोड़ करके भागे हुए हैं। और वो जो है वो सत्ता छोड़ के भागे हुए हैं, तो इसी के चलते अंतरिम प्रधानमंत्री को बनाया गया है। बशर अल बशर अल असद असद सन 2000 से 2024 तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। बशर अल असद जो है वो आपका 2000 से 2024 तक सीरिया के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। वर्ष 2011 से सीरिया में गृह युद्ध हो रहा था। मतलब सीरिया में जो है वो आपका 2011 से गृह युद्ध हो रहा था। गृह युद्ध का मतलब होती है ना कि अपने अपने में उलझना, मतलब कि आपस में ही उलझे हुए हैं। अब देखिए, आइए जानते हैं सीरिया के लोकेशंस के बारे में। तो अब देखिए सीरिया के बारे में, सीरिया जो है वो आपका इजराइल तथा इराक के बीच में स्थित है। लोकेशन को आप देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली आपके लिए जो है वो ये जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सीरिया जो है वो, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए सीरिया के आगे ऊपर में देखिएगा तो आपका टर्की देखने को मिलेगा। इधर आपका लेबनान देखने को मिलेगा। इधर आपका इराक देखने को मिलेगा। इधर आपका जो है वो ईरान देखने को मिलेगा। इधर आपका अजरबैजान देखने को मिलेगा। इधर इधर आपका अर्मेन आर्मेनिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका देखने को मिलेगा वो ब्लैक सी देखने को मिलेगा। और इधर जो है वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये आपको पता हो गया कि इजराइल तथा इराक के जो बीच में स्थित है, इसकी राजधानी जो है वो आपका दमिश्क है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो आपका सीरियाई पाउंड है। कौन है? सीरियाई पाउंड है। और यहाँ आपको जो है वो आपका, इससे पहले मतलब कि फ्रांस के जो, ये जो था सीरिया जो था वो फ्रांस के अधीन में था। फ्रांस के अधीन में था। और 1946 में जो है वो इसको जो है वो स्वतंत्रता मिल गई, मतलब उसे जो है वो ये छुटकारा हो गए। उसे जो है वो ये छुटकारा मिल गए। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे खराब शहर जिसमें रहने लायक भी नहीं है उसकी राजधानी जो है वो आपका दमिश्क है। सीरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। सीरिया जो है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। और हैदराबाद में आयोजित किया गया फुटबॉल का चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 में सीरिया ने ये जीता। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राजस्थान सरकार प्रति वर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थाई दिवस मनाएगी?
तो राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? ऑन विच डे विल द राजस्थान गवर्नमेंट सेलिब्रेट प्रवासी राजस्थानी डे एवरी ईयर? तो कौन से जो है वो कौन से डेट में मनाई जाती है? तो 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस के रूप में राजस्थानी प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। हालांकि आपको पता होगा कि पूरी इंडिया जो मनाती है वो आपका 9 जनवरी को मनाती है प्रवासी दिवस के रूप में, लेकिन ये जो मनाते हैं वो आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इसलिए क्योंकि राजस्थानी के लोगों को रिझाने के लिए जो मनाई जाती है। अब देखिए कि जयपुर में आयोजित राजस्थान प्रवासी सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार हर साल 10 दिसंबर को राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगा। प्रवासी राजस्थानी क्या होते हैं? ये वे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज वर्तमान राजस्थान के मूल निवासी थे और वर्तमान में वो व्यवसाय मतलब कोई भी बिजनेस, पेशा या तो फिर रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी काम के लिए, जो कोई भी रोजगार के लिए जो है वो देश विदेश रह रहे हैं, तो उसी के लिए मनाया जाता है। ये जो पैसा वहां से भेजते हैं मतलब राज्यों को, देशों को कंट्रीब्यूशन करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को जब भारत जी जो महात्मा गांधी जी जो थे वो वापस आए थे भारत में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 11 जनवरी 2025 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 11 जनवरी 2025 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अब हाल ही में कुछ घोषित किए गए नए दिवस के रूप में है, जैसे 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाते हैं और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो वो आपका बने हैं झारखंड के रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो सर्वसम्मानित से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं और रविंद्रनाथ महतो का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं JMM। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये जो है वो आपका बने हैं। उन्हें दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है। अब महत्वपूर्ण बातें हैं कि मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है। तो मैया सम्मान योजना जो शुरू हुआ है वो मैया जो है वो आपका मैया जो है वो आपका झुरझुर हो गया है, बूढ़ी हो गया, यानी कि झारखंड। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला राज्य बना है वो आपका बना है झारखंड बना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो हुआ है वो आपका झारखंड में हुआ है और झारखंड के नए गवर्नर बने हैं संतोष कुमार गंगवार बने हैं। उसके बाद में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बना झारखंड में और भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना जो बनी है वो आपका झारखंड में बनी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत की महिला U20 और U17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कि आपका महिला महिला U20 और U17 फुटबॉल टीम के कोच बने हैं आपका जोकिम एलेक्जेंडरसन बने हैं। स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर जोआकिम एलेक्जेंडर हाल ही में भारत की महिला U20 और U17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए मुख्य कोच बने हैं। इसके लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF और स्वीडन फुटबॉल एसोसिएशन के बीच में सहयोग हुआ है कि भारत में जो है वो हम फुटबॉल को आगे बढ़ावेंगे। तो ये आपका भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन के बीच में सहयोग हुआ है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और जिसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में और जिसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वो आपका कल्याण चौबे को बनाया गया है। अब रिसेंटली में अपॉइंटमेंट्स मिली है हेड कोच की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच है आपका क्रेग फुलटन है जो कि आपका साउथ अफ्रीका के है। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं पियार श्रीजेश बने हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हरेंद्र सिंह बने। भारत की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने मो मोर्ने कोरकल और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं मनोलो मार्केज मार्केज बने हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? आपका माधव गाडगिल ने जीता। भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। माधव गाडगिल का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के बारे में जानते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है पृथ्वी की 2005 में होती है। कब होती है? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार की शुरुआत जो होती है वो आपका होती है 2005 में और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रकृति की हानि, प्रदूषण और अपशिष्ट की चुनौतियों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के संगठन को दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना जो होती है वो आपका यूएनईपी की स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972। इनकी इसकी स्थापना जो होती है वो आपका होती है 1972 में यूएनईपी। और यूएनईपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होती है। और इसकी मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर जो है वो आपका नैरोबी केन्या में है, केन्या नैरोबी में। और यूएनईपी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण आदि के क्षेत्र में ये कार्य करती है। अभी हाल ही में कुछ अवार्ड मिले हैं जिनकी बात है कि आपका साजी एन करून जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 जो है वो इनको मिला है। और उसके बाद इनको साजी एन करून को मिला है आपका जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 की। और आपका जो मिला है वो आपका केजेएस ढिल्लो को आपका क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट अवार्ड मिला है। और आपका जसलीन कौर को मिला है आपका टर्नर पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स की बात करता हूँ। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियंस पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखिए जब भी अगर बात करते हैं किसी यूएनईपी का फुल फॉर्म होती है क्या होती है? तो आपका यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट होती है। क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात है, तो वो कितना भी इन्वायरमेंट प्रोग्राम कर लीजिए, आपको जो है वो बीच में जो है वो सेंटर में आपको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो गीला रह ही जाएगा। तो माधव से आपका हो गया मध्य, और गाडगिल गाल गिल से आपका हो गया गिल्ला। तो इस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा दे रखा, मोनिका गांधी दे रखा, मेधा पाटकर दे दे रखा है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आपको जैसा कि पता होगा कि 31वां संविधान संशोधन जो होती है वो 1973 में होती है। लोकसभा में 545 सीटें की गई है। तो यहाँ पे आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 में होती है। तो 73 को आप ऐसे याद रखिए कि जो 31 जो है ना, 31 में आपका जो वो है वो अगला संविधान संशोधन जो होगा। क्योंकि हम लोगों ने पिछले जो याद किया था वो क्या याद किया था, 26 तक तो लगता है कि याद कर लिए थे। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका 31वां। तो 31 की मैं बात करता हूँ तो 31 में आपका 1973 में होता है। लोकसभा में 545 सीटें, आपको पता होगा। 35वां संविधान संशोधन जो है जिसमें 1974 में सिक्किम को शाह राज्य, यानी कि शाह राज्य का मतलब क्या होता है, को स्टेटहुड, राज्य का दर्जा मिला। 35वां से आप याद रखिए कि जो सिक्किम सिक्किम को ऐसे याद रखिए कि जो आपका जो सिक्किम जो है ना, जैसे मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है जी, आप कहेंगे यहाँ पे 35 है। और यहाँ पे आपका जो है वो आपका सिक्किम है। क्या है जी? सिक्किम है। तो आप सिक्किम को याद रखिए 35। 35 से आप याद रखिए है कि 35 है ना। तो 35 से याद रखिए, 35 से 35वां संविधान संशोधन 1974 में होती है। तो सिक्किम सिक्किम में जो है वो हमें, सिक्किम में क्या होती है, सिक्किम में क्या होती है कि हमें सिक्किम जाते हैं तो हमारे जो है वो 35। तो 35 की बात करें तो सिक्किम में जाते हैं तो हमें वहां पर जाने के बाद पैसा की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बहुत ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि सिक्किम जो है वो आधा, मतलब कि वो चीन में ऐसा लगता है इस तरीके से। तो जब भी हम जाते हैं सिक्किम में तो हम सबसे पहले पैसा की जरूरत होती है। यानी कि सिक्किम में जाते हैं तो हमें सिक्का की जरूरत होती है। सिक्का की, और कितने सिक्का की, तो आप कहेंगे 35 सिक्का की हमें जो है वो जरूरत होती है। तो ये यहाँ से याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाइएगा तभी जो है वो रहेगा। ऐसे मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा रिकॉल करना। अच्छा, 35 हमारे पास हो गया। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा जाकर के 36। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होते जिसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बना दिया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1975 में होते, तो यहाँ से भी याद रखिए कि 36 की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि 36 की अगर हम बात करते हैं तो 36, यहाँ से 36 है और यहाँ से आपका जो है वो आपका क्या है, सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। तो जब भी हमें कोई भी चीज भुलाती है, कोई भी चीज खो जाती है, तो हम उसको तो हम उसको सिक्कों से, जब भी कोई भी चीज क्षति हो जाती है, क्षति से मतलब जब भी कोई भी चीज क्षति हो जाती है तो हम उसकी वसूली जो करते हैं वो आपका सिक्का से करते हैं। किससे करते हैं जी? आप कहेंगे सिक्का से करते हैं। तो सिक्का जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्का। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ आगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन जो होती है वो 1976 में होती है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप 42 से आप क्या याद रखिएगा, 42 से आप याद रखिए कि 42 से आप याद रखिए कि यहाँ पे आपका 42 है। और लघु संविधान है जिसमें आपका जो जोड़ा गया था वो आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ऐसा कुछ। तो मूल कर्तव्य से याद रखिए कि जो 42 यानी कि बैल क्या होती है, 42 से आपका बैल याद रखिएगा। बैल जो है वो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कार, कार ऐसा नहीं आ रहा। तो बैल और काल मतलब पहले के जमाने में बैल चलता था, आज के जमाने में कार चलता। इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं।
आगे मैं बात करता हूँ तो अगर अगला नंबर क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1978 में होती है, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा, मतलब संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा देता है और लीगल राइट बना दिया जाता है, यानी कि वो कानूनी बना देता, कानूनी अधिकार बनाया था। तो संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है, वो सरकार का अधिकार है। तो आप जब भी 42 को देखिएगा तो आप कहेंगे चार, यहाँ पे चार देखिएगा, चार से आपको निकल के आएगा, लगता है कि चोर, चोर निकल के आएगा। तो चोर जो है वो हमारे संपत्ति को चुरा लेता, चोर जो है वो हमारे संपत्ति को चुराते, यानी कि 44 संपत्ति को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो हम लोग कहते हैं कि चोर आया, पकड़ो पकड़ो उसे, भाग गया, इस तरीका से। तो ऐसा है। और उसके बाद में आपका 52वां संविधान संशोधन है 1985 में होती है, जिसमें दल बदल विरोधी कानूनों को ली जाती है। तो 52वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसमें नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसको जोड़ा गया था वो आपका 10वां अनुसूची में, यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जिसमें भूमि से सुधार जो है वो जोड़ा गया था, नया नया हुआ था। तो आप बावन को जब भी देखिएगा तो बावन को 2 से गुना करिएगा ना, 5 और 2 को, तो ये 10 ऑटोमेटिक आएगा। तो 10वीं अनुसूची ऐसे भी यहाँ से आप याद रख सकते। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि चेन्नामनेली चेन्नामनेली रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द करे पर तुले हुए हैं? तो ये जो है वो आपका तेलंगाना के पूर्व विधायक है, जिनकी जो है वो नागरिकता समाप्त होने वाली है। यहाँ पे लिख रहा है कि तेलंगाना के पूर्व विधायक चेन्नामनेली रमेश की नागरिकता कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो इनकी नागरिकता जो है वो हम खत्म कर देंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चेन्नामनेली खुद को भारतीय नागरिकता साबित करने में असफल रहे हैं, यानी कि विफल हो गए हैं। सुनवाई के दौरान उन्हें जर्मन नागरिक माना गया है, यानी कि सुनवाई के दौरान जो है वो ये पहले जो है वो जर्मनी की जो है वो नागरिकता ले लिया है। इनका नाम है जो है वो आपका चिन्ना मनाली है, और ये जो है वो जर्मनी की नागरिक हैं। रमेश के पास जो है वो जर्मन नागरिकता थी, रमेश के पास जो है वो जर्मन की नागरिकता थी, और उन्होंने 31 मार्च 2008 को भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। चेन्ना मनाली रमेश का संबंध भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस पार्टी से है, और चेन्ना मनेली रमेश 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की, जैसे नागरिकता की बात किया गया है 5 से 11 में बात किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। और आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता भी मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 में कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों को नागरिकता की अधिकार है, और विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करे। 9 कहती है कि विदेश की अगर आप कोई नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वां कहता है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना, यानी कि 10 जो कहता है कि आपका नागरिकता का अधिकार जो है वो बने रहेगी अगर आप एक नागरिक रहते हैं तब। अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान, यानी कि संसद कहता है कि कोई भी अगर नागरिकता से संबंधित अगर छेड़छाड़ होती है तो वो जो भी करेगा वो संसद करेगा, संसद के पास वो अधिकार है और दूसरा कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा? तो वो कौन बनेगा जी? गोरखपुर बनेगा। सितंबर 2025 तक गोरखपुर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का एक पहला शहर बनेगा, जहाँ पे आपके कूड़ा और कचड़े को रिसाइकिल करने की जो है वो तकनीकी जो है वो किया जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हर दिन 40 एकड़ एकड़ के परिसर में लगभग 700 टन सूखे
और गीले कचरे को संसाधित करके बायो सीएनजी के आपने देखा होगा जो ऑटो वगैरह में चलती है, और चारकोल बनाया जाएगा। यह संयंत्र सहजनवा के सूथनी गांव में 40 एकड़ में फैला होगा। 2024 में प्रथम जो हुई है घटना, जैसे कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर जो है, वो आपका पाली जिला में है, राजस्थान में। ओम आकार के मंदिर है, और ये है दुनिया के पहले ओम आकार के मंजिल। उसके बाद में आपका हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम जो है वो आपका स्टेडियम धर्मशाला। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश। मेनिंजाइटिस आपका एक दिमागी का जो कुछ होती है, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो आपका नाइजीरिया है। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है वो आपका कोलकाता है। तो इतनी बातें आपको जानकारी मिल गई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? तो वो कौन बना गया है? वो बना है आपका IIT मद्रास बना। भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D छवियां आपका IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसे IIT मद्रास की सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर ने 5132 मस्तिष्क खंडों को कैप्चर करने के लिए अत्याधुनिक ब्रेन मैपिंग तकनीक विकसित की है। यह भ्रूण से लेकर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तक मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ तक हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो आपका मध्य प्रदेश बना। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नया कीर्तिमान बना है, और गीता जयंती के अवसर पर 5000 से अधिक आचार्यों ने एक साथ सामूहिक रूप से महाकाव्य गीता का पाठ किया है। और आचार्यों ने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का पाठ किए हैं। अभी हाल ही में कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जैसे अयोध्या में सूर्य नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। और 1 जनवरी 2024 को गुजरात में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। और चिली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है। और 2024 में ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024-2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? तो कितने होंगे जी? 55% होंगे। आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में
लगभग 55% भारतीय ग्रेजुएट्स के ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स 78% में ग्लोबल एम्प्लॉयबल क्षमता सबसे अधिक है और रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य रोजगार योग्य प्रतिभाओं के लिए प्रमुख सेंटर्स के रूप में उभर रहे हैं। पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर स्किल वर्क फोर्स देने सबसे आगे होंगे। अब आइए यहाँ पे जो है वो आपका रिपीट रिकॉल है। यहाँ पे जो है वो हम लोग टेट की बात करेंगे। हाल ही में WVF का किताब किसने जीता है? तो किसने जीता? मनदीप जांगड़ा ने जीता। हाल ही में BWF का किताब किसने जीता है? तो वो आपका मनदीप जांगड़ा ने जीता है। 2024-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो आपका भारत को चुना गया है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वो 72 पर है। कौन सा देश वोडका प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? तो वो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस राज्य ने नए डीजीपी नियुक्ति नियम लागू किए हैं? तो उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? किकी हाकनसन। उत्तर प्रदेश में वाम सुंदरी और टार्क की सेमीकंडक्टर इकाइयों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। किस देश ने 16 साल में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया गया है? तो अनिल प्रधान ने किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 26वें गवर्नर कौन बने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। एच.एम. कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? कर्नाटका के। 2024 में WTA वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्याना सबलंका को। बीसीसीआई के अंतरिम सचिव कौन बने हैं? देवजी सैकिया। सुनीत मेहता किस देश में भारत के कई कमीशन बने हैं? तो वो बने आपका फिजी। क्लैगनॉर हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु। INS सुशील किस देश ने बनाया है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है रूस। फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीता है? कुश मैनी ने। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूल हंटर .ai नामक AI टूल किसने लॉन्च किया है? तो वो RBI ने। आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है? तो अमेरिका। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो आपका बसरा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका पेरिस जो है वो आपका सिन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट शहर की किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है डेन्यूब नदी के किनारे। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे है? तो वो टाइबर नदी के किनारे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाई जाती है। दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की। चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? तो वो आपका सीरिया जीता। भारतीय संविधान के 5 से 11 का संबंध है आपका सिटीजनशिप से। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पिक्चर्स किसकी है? इनके बारे में आपको 4 लाइनें लिखनी है। और आज का सवाल है कि चेन्ना मनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक है जिनकी हाल ही
में नागरिकता जो है वो रद्द